हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी की यूनिट नंबर 2 कवर करने वाले हैं, जिसका नेम है साइबर क्राइम। इसका कोड नंबर है BCC 301 एंड 401, दोनों के लिए सुटेबल है। इस यूनिट को हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कवर करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो काइंडली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप वो भी टेलीग्राम पे आके हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है जो कि हम कवर करने वाले हैं। ये कंप्लीट AKTU का सिलेबस है, जहाँ पे हमारा मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन, proliferation of mobile and wireless devices, trends in mobility, credit card fraud, security challenges posed by mobile devices, registry settings, authentication service security, attacks on mobile and cell phones, mobile devices, security implementation for organizations, organizational measures for handling mobile, organizational security policies and measures in mobile computing era। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये रहे PYQs जो कि इस यूनिट से पूछे गए हैं। ये हमारा 24-25 में अभी रिसेंटली पूछा गया है, फिर ये सारे 23-24 के हैं। तो पूरी यूनिट को कवर करने के बाद एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप आगे देख लीजिए। वैसे जब ये पूरी यूनिट आप देख लोगे, पढ़ लोगे इसको, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होगा। एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन यहाँ पे आके आप इसको पढ़ के जाइए एक बार। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 1 से, जो कि है हमारा मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस। तो बेसिकली देखो, ये तो सिंपल सी चीजें जो लिखी हुई हैं वो हैं मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस आर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, सीधी सी बात है कि जो हमारे मोबाइल डिवाइस होते हैं या कोई भी वायरलेस डिवाइस, यानी कि हमारा टैबलेट हो गया या आईपैड हो गया या इस तरह के कोई भी डिवाइस हो गए हमारे, वो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। पोर्टेबल यानी कि आप कहीं भी उनको कैरी कर सकते हो इजीली, है ना। कम्युनिकेट्स विद अदर डिवाइसेस और नेटवर्क विदाउट फिजिकल केबल्स। अब देखो, इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका जो फोन है, ठीक है, वो किसी और के फोन से कम्युनिकेट कर सकता है। उसमें तार जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप वायरलेसली उसको कनेक्ट कर सकते हो। आपको फिजिकल केबल लगाने की जरूरत नहीं है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम वायरलेस कम्युनिकेशन की हेल्प से इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आपको अगर किसी को कॉल करनी होती तो आप सिम से वायरलेसली कनेक्ट करते हो ना, आप केबल तो डालते नहीं हो उसके लिए। ठीक। दूसरा है दीज डिवाइस अलाउ यूजर्स टू एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिजिटल एप्लीकेशंस एनीवेयर एंड एनी टाइम। मतलब ये जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, ये इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी और कैसे भी। ठीक है, आपको पता है अगर आपके पास कोई सिम है, जैसे एयरटेल की हो गई, है ना, जियो की हो गई और वोडाफोन की हो गई, आप कहीं भी इंडिया में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो इजीली। इसके बाद मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस जो हैं हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए, जो कि हमारा की रोल प्ले करता है किसमें, मोबाइल कंप्यूटिंग में, नेटवर्किंग में। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, सबको पता है ये वाली चीज। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप एंड स्मार्ट वॉचेस, ये सारे हमारे स्मार्ट डिवाइसेस हो गए। सीधी सी बात है कि जिन चीजों को हम पोर्टेबल कर सकते हैं एंड जहां पे हमें कम्युनिकेशन के लिए तार डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम वायरलेसली इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। लैपटॉप में भी हम वाईफाई के हेल्प से वायरलेस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वहां पे अगर हमारे पास सिम नहीं है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, राइट। वायरलेस सेंसर्स हो गए, है ना, IoT डिवाइस हो गए। वायरलेस सेंसर्स का आप एक अभी रिसेंट का एग्जांपल ले सकते हो, एयरटैग, जो एप्पल ने एयरटैग निकाला हुआ है, वो इसी पे काम करता है। और IoT डिवाइस तो हमारे पास बहुत सारे हैं अभी, जैसे कि सैमसंग के जो स्मार्ट फ्रिजेस आने लगे हैं, स्मार्ट फ्रिजेस, है ना, स्मार्ट फ्रिजेस। उसके बाद अब बात करते हैं हम इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी की। तो देखो, अभी 5G चल रहा है, राइट, 6G आने की बात चल रही है, 6G आने की बात चल रही है इंडिया में, बट अभी तक हमारे पास 5G आ चुका है। तो देखो, जब हमारे पास 1G था तो हम बस एनालॉग वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते थे। 2G आने के बाद हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड SMS स्टार्ट हो गया। आपको याद होगा, अगर आप पहले के टाइम के हो थोड़े, तो आपने देखा होगा 2G कितना स्लो चलता था, है ना। एक वेबसाइट को लोड होने में वहां बस बैठे रहो घंटे भर, और वो लोड ही होती रहती थी, बहुत टाइम लगता था। 3G आने के बाद मोबाइल इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सर्विस स्टेब्लिश हो गई। 3G एकदम से बहुत बूम कर गया था आते ही। ठीक है, 2G के बाद 3G बहुत हाई स्पीड देने लगा था, एंड लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे इससे। एंड अगेन यूट्यूब वगैरह का जो मेन राइज है वो यहीं पे आया, बिकॉज मल्टीमीडिया सर्विसेज हैं वो एक्टिव रोल पे आ गई। ठीक है, इजीली आप वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते थे एंड म्यूजिक शेयर कर सकते थे। 4G, जो कि अभी इवन आज भी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, 5G आज भी इतना रिलायबल नहीं है जितना 4G है। बहुत से लोग आज भी 4G यूज करते हैं, काफी हाई स्पीड नेटवर्क होता है। एंड 5G अल्ट्रा फास्ट कम्युनिकेशन सपोर्टिंग IoT एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। अब जितने भी नए फोन आ रहे हैं सबके अंदर 5G टेक्नोलॉजी है, एंड ऑफ कोर्स जितने भी नए डिवाइस आ रहे हैं उसके अंदर 5G ही है। बट स्टिल आज भी काफी सारे लोग हैं जो कि 4G पे शिफ्टेड हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। सबसे पहले आता है हमारा स्मार्टफोन, पोर्टेबल डिवाइस दैट कंबाइन फोन कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्सेस एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा डिवाइस है। बेसिकली स्मार्टफोन क्या है, हमारा कंप्यूटर ही तो है, जहां पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं,
इंटरनेट से एक्सेस ले सकते हैं, इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं सिम डाल के या वाईफाई से, एंड कंप्यूटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अब आजकल तो काफी अच्छे अच्छे प्रोसेसर्स आ चुके हैं, जैसे स्नैपड्रैगन का भी चल रहा है, कुछ एलीट करके प्रोसेसर चल रहा है ना। तो वो काफी ज्यादा कैपेबल है, बहुत सारी चीजें कर देता है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी करनी हो तो भी वो फोन में रेंडर करता है, जो कि हमारा पहले नहीं हो पाता था। पहले के फोन्स काफी ज्यादा हैंग कर जाते थे अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह में आ जाओ तो, बट आजकल फोन काफी स्मूथली ये चीजें कर लेते हैं, राइट। एप्पल आईफोन्स की तरफ देख लो, बहुत फास्ट है। दूसरा आ गया हमारा टैबलेट्स, ठीक है। फोन और टैबलेट में मेनली डिफरेंस यही होता है कि अगर फोन ये है, थोड़ा गलत होगी ड्राइंग, अगर फोन ये है तो हमारा टैबलेट ये है। मेनली जो डिफरेंस होता है वो हमारा स्क्रीन साइज का होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। आप चाहो तो काफी सारे टैबलेट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें आप सिम भी डाल सकते हो, और काफी में सिम का ऑप्शन नहीं भी होता तो उसमें वाईफाई चल जाता है, ठीक है। एप्पल आईपैड्स इसके बहुत बहुत फेमस एग्जांपल है। लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, ठीक है। पोर्टेबल कंप्यूटर्स कैपेबल ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखो लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स, बेसिकली जो नोटबुक्स होती हैं वो लैपटॉप्स का ही शॉर्टर फॉर्म होती है, ठीक है। लैपटॉप्स अगर काफी मतलब देखो होते दोनों सेम से ही हैं, ठीक है, काम भी दोनों का सेम होता है, बट ये समझ लो कि नोटबुक जो होते हैं वो लैपटॉप से थोड़े से कम केपेबल होते हैं। केपेबल इन द सेंस ऑफ परफॉर्मेंस, कि लैपटॉप का परफॉर्मेंस जो होता है वो नोटबुक से बेटर होता है। बाकी होते दोनों सेम ही हैं, दोनों काफी अच्छे हो चुके हैं आजकल। चौथा है हमारा वियरेबल डिवाइसेस, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस ट्रैकर, ठीक है। काफी सारी स्मार्ट वॉचेस आती हैं जो कि काफी अच्छे रेंज में आती हैं, जो कि 2000 से लेके इवन 1-2 लाख तक की आती हैं, ठीक है। काफी अच्छी चीज आने लगी हैं, एंड अगेन इसमें भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं हमारी। अगर आप थोड़े एक्सपेंसिव की साइड जाओ, जैसे कि अगर सैमसंग या गूगल या एप्पल की तरफ जाओ, तो वो एक्चुअली ट्रू स्मार्ट वॉचेस दे सकती हैं जिसमें बिल्कुल एंड्रॉइड या iOS चल रहा होता है उनका, राइट। इसके बाद आता है हमारा IoT डिवाइसेस, जैसे कि हमारा स्मार्ट स्पीकर, मोस्ट फेमस एग्जांपल है एलेक्सा, है ना। एप्पल की सिरी का भी अपना एक स्पीकर आता है, होम पॉड करके आता है ना। स्मार्ट टीवीज, ठीक है, एंड सेंसर्स। तो IoT डिवाइसेस ये भी इसी के एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ये जो सारे एग्जांपल हैं ये हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी के एग्जांपल हैं। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी को अचीव कैसे करते हैं? मोबाइल डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग वेरियस वायरलेस टेक्नोलॉजी। सबसे पहला आता है इसमें वाईफाई, जो कि मोस्ट फेमस है। बेसिकली हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है ये। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं याद हो तो देखो, 3 तरह के हमारे नेटवर्क होते थे: लैन, लोकल एरिया नेटवर्क; वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा ग्लोबल चलता है; एंड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आई होप आई प्रोनाउंस्ड इट वेल। लैन क्या होता है कि लोकल एरिया, मतलब बेसिकली एक बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग में चलता है। या फिर आप अपने वाईफाई की रेंज जानते हो ना कितनी चलती है, आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप दूर आते हो कुछ मीटर्स के बाद तो फिर वो कम हो जाती है, तो वो होता है हमारा लैन। वैन होता है हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो कि पूरे वर्ल्ड में चल सकती है। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता देता हूँ तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये आप आगे 3rd ईयर में नेटवर्किंग में पढ़ोगे इनके बारे में, लैन, मैन और वैन के बारे में। बट वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है, एक बार में पूरे वर्ल्ड को चीजें दे पा रहे। जैसे कि अगर एक सैटेलाइट हो गई, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि पूरे वर्ल्ड में टेलीकास्ट कर रही है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूज चैनल्स हो गए, आप देख पा रहे हो, आप पूरे इंडिया में बैठ के, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज चैनल है, एनडीटीवी है या आज तक, इस तरह का कोई भी न्यूज चैनल है, आप पूरे इंडिया में बैठ के उसको देख पा रहे हो एट द लाइव टाइम, सेम टाइम पे उसको देख पा रहे हो। इसके हम कहते हैं वैन। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है बेसिकली कि अगर आपकी कोई सिटी, एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है हमारा, उसे हम कहते हैं मैन। और भी होते हैं हमारे कैन, ठीक है, पैन, सैन, काफी सारे होते हैं, बट मेनली हमारे 3 ही होते हैं। आप में से काफी और ने पढ़ा भी होगा इसको स्कूल में, लैन, मैन और वैन को, काफी फेमस है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में, ये कनेक्टिविटी देता है, जो जितने भी आसपास के डिवाइस हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। राउटर लगता है हमारे पास, एक बेसिकली एक राउटर होता है जिससे सारे के सारे डिवाइस जो होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। एक फोन हो सकता है आपका, टैब हो सकता है आपका, लैपटॉप हो सकता है, वो कनेक्ट हो जाता है। फिर ब्लूटूथ, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। देखो पहले के टाइम पे जब हमारा 2G नेट चलता था, है ना, अब तो क्या है कि वाईफाई है हमारे पास, तो हम चीजें शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या जहां पे भी हमें करनी होती हैं, जल्दी कर देते हैं, ठीक है। बट पहले हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस भी लिमिटेड था, बहुत एक्सपेंसिव था, प्लस स्लो भी था इंटरनेट। तो पहले हम ब्लूटूथ यूज करते थे, 2 डिवाइस को बहुत पास में रखे। इसकी जो लिमिट होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से भी बहुत कम होती है ना। 2 डिवाइस को हम पास में रखते थे एंड चीजों को आपस में शेयर करते थे, एंड जिसमें बहुत टाइम लगता था। इवन आज भी ब्लूटूथ अगर आप यूज करोगे तो बहुत टाइम लेता है। उसके बाद NFC। जितने भी आजकल फोन्स आने लगे हैं जो कि थोड़े एक मिड रेंज से लेके हाई रेंज तक हैं, उनके अंदर NFC आने लगा है।
NFC मतलब क्या है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। बेसिकली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए यूज होता है। अगर आपके फोन में ये इनेबल है NFC, आप सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हो अगर सपोर्ट करता है आपके फोन में। तो जब आप उसे इनेबल कर दोगे तो दुकानदार के पास जाओगे, वहां पे जो वो होता है पेटीएम का बॉक्स होता है, जो वो वाले बॉक्स जो कि NFC को सपोर्ट करते हैं, वहां पे जाके आपको बस अपने फोन को टच करना है। टच करते ही पेमेंट अपने आप हो जाएगा, आपको QR वगैरह स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और NFC के और भी सारे काफी यूसेस होते हैं, काफी अच्छी होती है NFC। फिर होता है हमारा सेलुलर नेटवर्क्स, जो कि आप बेसिकली सिम जो आपके यूज करते हो 3G 4G या 5G। 3G तो आज कौन ही यूज करता है, 4G और 5G आजकल यूज होते हैं, एंड मोस्टली आजकल 5G पर शिफ्ट होते जा रहे हैं लोग। तो वही जो सिम नेटवर्क है वो हमारा सेलुलर नेटवर्क में आता है। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो कि रिमोट एरियाज में यूज होता है, जो कि आपके वॉकी टॉकी हो गए सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका, राइट। एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। सबसे पहले मोबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, रियल टाइम कम्युनिकेशन, इजी इंटरनेट एक्सेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड IoT। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, इसमें तो मैं क्या ही समझाऊं आपको। ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ के आपको इसे। AKTU में जब ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर आप कुछ इस तरह से ही लिख कर आओ, प्रॉपर एक हेडिंग, फिर उसके अंदर पॉइंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो ये सब्जेक्ट पूरा थ्योरी वाला है, यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ पे कहीं कोड नहीं है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये बस थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। तो मेक श्योर आप टू द पॉइंट चीजों को लिख कर आओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैंने जैसे डेफिनेशन बताई हुई है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो मैंने वाईफाई लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपको ये एग्जैक्ट चीज यहाँ वहां पर जाके याद ना हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया ताकि आप ये याद रखो, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, है ना, NFC हो गया, सेलुलर नेटवर्क हो गया एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया। आप इतना याद रखो, इसके अंदर का ये तो आप बना के खुद ही लिखे आओगे ना। एंड एक AKTU वाले क्या करते हैं एग्जैक्टली, जनरली यही देखते हैं, जो चेकर होते हैं वहां पे मेनली हेडिंग देखते हैं। ब्लैक पेन से हेडिंग लिखो, अंदर ब्लू पेन से इसका आंसर लिखो। ठीक है, कितना ही बड़ा आप लिख सकते हो, पेज घेर सकते हो। मैंने आपको समझा दिया है तो ऑफकोर्स अब आप अपनी डेफिनेशन आराम से बना सकते हो खुद से। एडवांटेज हमने कवर कर ली। अब सिक्योरिटी चैलेंज इन मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, बिकॉज दे रिलाई ऑन वायरलेस नेटवर्क, दीज डिवाइस आर वल्नरेबल टू साइबर थ्रेट। अब देखो एक बात समझ लो, जनरली कम्युनिकेशन के दो वे होते हैं, या तो वायर्ड या फिर वायरलेस। वायर्ड या फिर वायरलेस। अब देखो, जहां पे तार पड़ा हुआ है ना, एक मान लो आपकी इथरनेट है, ठीक है, वहां पे दो डिवाइसेस के बीच में मान लो दो लैपटॉप है, इनके बीच में आपस में इथरनेट केबल से डेटा शेयर हो रहा है। तो इथरनेट में क्या है कि कोई इशू हो नहीं सकता बीच में, कोई हैकर आके बीच में कोई उंगली नहीं कर सकता। लेकिन वायरलेस नेटवर्क में बहुत दिक्कत है, जहां पे भी डिवाइस अगर वायरलेस है ना, तो वहां सिक्योरिटी का रिस्क है ही है, चाहे वो फिर ब्लूटूथ हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे कोई भी हो। दो लैपटॉप अगर आपस में वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो पैकेट्स हैं, जो इंटरनेट पैकेट्स हैं, वो कहां ट्रैवल हो रहे हैं, हवा में जो ट्रैवल हो रहे हैं ये, है ना। अगर कोई हैकर चाहे तो मैन इन द मिडिल अटैक मार के, ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है कि जब एक हैकर दो डिवाइसेस के बीच में आपस में उसके नेटवर्क में इंटरफेयर कर देता है, बीच में एक्सेस ले लेता है, तो उसको कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, जो हम यूनिट्स में पढ़ेंगे अपनी आने वाली में और डेप्थ पढ़ेंगे। बट इस तरह से वायरलेस डिवाइस जो होते हैं उनको इजीली थ्रेट कर सकते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं किसी भी चीज के। ये देखो उसके कुछ टाइप्स हैं। मालवेयर अटैक हो गया हमारा, डेटा थेफ्ट, अनऑथराइज्ड एक्सेस, वाईफाई हैकिंग और डिवाइस लॉस्ट। अब ये होते क्या क्या है ये समझ लेते हैं। डेटा थेफ्ट का मतलब है कि आपका डेटा है जो चोरी हो सकता है, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस, मे बी आप किसी को एक्सेस ना दो, जो मैंने भी कहा MITM अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, MIMA, ऑफकोर्स MIMA, ठीक है। किसी ने आपका अनऑथराइज एक्सेस ले लिया, किसी ने आपका जो सिस्टम है वो हाईजैक कर लिया। वाईफाई हैकिंग, कोई आपका जो वाईफाई है, राउटर है, उसी को हैक कर ले। डिवाइस लॉस्ट और थेफ्ट, ठीक है, अगर आपका कोई पोर्टेबल डिवाइस है वो चोरी हो सकता है, या फिर आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है, ठीक है, तो वो इस सब में आ जाता है। और फिर एक यहाँ पे हमारा रह गया था, वो था मालवेयर अटैक्स, ठीक है। तो मालवेयर अटैक्स को अभी हम डिटेल में जाके अंदर जाके पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी पूरी एक यूनिट भी है इसके ऊपर, ठीक है। Proper security measures such as encryption, stock, authentication and regular updates are necessary to protect mobile devices. ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि दो फोन्स हैं ये, ठीक है, दो मोबाइल फोन्स हैं, राइट, मान लो ये मोबाइल फोन्स है। अब इन्हें आपस में कम्युनिकेट करना है। मान लो व्हाट्सएप है, हम व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीजों को। वो कहता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, जब आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हो, मान लो किसी को आप टेक्स्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो हेलो, ठीक, आप हेलो कह रहे हो किसी को, तो अब जाहिर सी बात है ना, जब आप किसी को सेंड करोगे ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो क्या होगा कि हवा में पैकेट्स उड़ रहे होंगे। तो अगर एक हैकर चाहेगा तो यहाँ पे इंटरफेयर करेगा और आराम से आपका वो हेलो देख लेगा। मान लो आपने किसी को, अब जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड भी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, तो इजीली एक हैकर देख सकता है ना, यहाँ पे आ जाएगा हेलो,
राइट? तो इजीली आप हैक हो सकते हो। बट हम इनक्रिप्शन यूज करते हैं यहाँ पे। इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा नॉर्मल डेटा है, वो किसी एक एल्गोरिथम से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ जिब्रिश फॉर्मेट में जो कि कोई पढ़ भी नहीं सकता। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं इनक्रिप्शन का, तो मान लो कि इनक्रिप्शन की एल्गोरिथम है कि जो हमारा मैसेज है वो हमारे जो अगले लेटर हैं उसमें कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल एच का बाद क्या आता है? आई, तो आई, ई, एफ, एल के बाद आता है हमारा एम, फिर एम, एन। ठीक है, अब देखो, मान लो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम ये, अब देखो व्हाट्सएप की ऐसी नहीं होती है, व्हाट्सएप की बहुत स्ट्रांग होती है। अगर इस तरह की इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होगी तो जाहिर सी बात है कोई भी क्रैक कर लेगा, ये तो छोटी सी बेसिक सी है। बट मैंने जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया। व्हाट्सएप में तो खैर काफी बड़ा एल्गोरिथम होती हैं जो कि इंक्रिप्ट करती हैं, जो कि नॉर्मली आप इनको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। बट मैंने एग्जांपल के लिए समझा दिया। मान लो आपकी कुछ इस तरह की है एल्गोरिथम जो कि नेक्स्ट वर्ड को कन्वर्ट कर देती है। अब हेलो आपने लिखा, तो अब हेलो कन्वर्ट हो जाएगा आई एफ एम एम एन पे। अब मे बी कोई बीच में एक्सेस दे रहा है, वो कह रहा है कि ये क्या है आई एफ एम एम एन, देखो समझो। और मान लो आपने थोड़ा सा और अच्छा सा कर रखा है, तो बेसिकली हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया हो QRP75। आदमी समझ ही नहीं पाएगा ना कि क्या लिखा हुआ है। और फिर जब आपके डिवाइस में वापस आएगा तो वो जो इनक्रिप्टेड है वो वापस से डिक्रिप्ट होकर हेलो बन जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा इनक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी क्या होता है कि टीम में पूछ लिया जाता है क्या होता है इनक्रिप्शन का, तो मेक श्योर आप इस तरह से लिख पाओ, एनालॉजी देके ऐसे करके समझा सकते हो आप वहां पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, ठीक है, अपने स्क्रीन लॉक्स, ठीक है, वगैरह वो सब चीजें अच्छे से इंश्योर करके रखो। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स। अगर आपके पास एक पुराना डिवाइस है जिसमें अपडेट नहीं आते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक नया डिवाइस लो जहाँ पे अपडेट्स आते हैं, चाहे फिर वो iOS हो या फिर एंड्रॉइड हो। आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, सबसे पहला है कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉल्स, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स के लिए आप यूज करते ही हो। ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, यूपीआई पेमेंट्स के लिए यूज करते हो। हेल्थ केयर मॉनिटरिंग, काफी सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जैसे कि अक्सर जो हमारे स्मार्ट वॉचेस से कनेक्टेड रहते हैं, कि जो हमारा सारा डेटा होती है पूरे बॉडी का, वो हमारा स्मार्ट वॉच जो है वो ले रहा होता है एंड हमारे फोन्स में भेज रहा होता है, राइट। ऑल्सो स्टेप काउंट वगैरह का जो बेसिक फीचर्स है वो भी इसमें होते हैं। स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट सिटीज, बेसिकली जो एलेक्सा वगैरह आती है, ठीक है, एलेक्सा, तो वो सब इसमें आ जाता है। एजुकेशन एंड ई लर्निंग, देखो आजकल तो इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये ई लर्निंग का ही एग्जांपल है, राइट, आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा प्रोलिफरेशन ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। ठीक है, अब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रैपिड इंक्रीज ऑफ वाइड स्प्रेड ग्रोथ ऑफ समथिंग, यानी कि किसी की भी चीज की एकदम से वाइड स्प्रेड ग्रोथ, एकदम से उसका बढ़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल डिवाइस एंड वायरलेस डिवाइसेस की एकदम से रैपिड ग्रोथ हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ साल में एकदम से लोगों की जो डिपेंडेंसी है मोबाइल फोन्स में एंड कोई भी जो वायरलेस डिवाइस है, पहले चलो मोबाइल फोन्स में तो काफी पहले आ गई थी, लेकिन अब क्या है, स्मार्ट वॉचेस हो गई हैं, है ना, वायरलेस ईयरफोन्स हो गए हैं, तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं इस पर एकदम से ग्रोथ बढ़ी है, तो इसे हम कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, IoT devices that communicate through wireless network, right? With advancement in wireless technology and affordable devices, mobile connectivity has become an essential part of life. अब देखो पहले के टाइम पे क्या था कि स्मार्टफोन हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। पहले के टाइम पे कोई अगर विलेज है, खासकर कोई गांव है, तो वहां पे अगर कोई एक बंदा गांव का स्मार्टफोन ले जाता था, एंड वो भी स्मार्टफोन नहीं होते थे, कोई नॉर्मल फोन होता था कीपैड वाला, वो भी ले आता था, पूरा गांव देखने आता था कि क्या ले आयो भाई। और पहले को वो काफी एक्सपेंसिव भी होता था। ऑल्सो अगर आपको याद हो, 2G इंटरनेट हमारा बहुत एक्सपेंसिव होता था। ठीक है, पहली बात तो कोई स्पीड नहीं आती थी, ऊपर से लिमिटेड रहता था, ऊपर से ये है कि बहुत डर डर के चलाना पड़ता था। खासकर जब 3G आया था ना, तो स्पीड तो बहुत थी, लेकिन बहुत डर डर के चलाना पड़ता था कि खत्म ना हो जाए हमारा पूरा, है राइट। कुछ 1 Mbps की स्पीड आ जाती थी जो कि बहुत ज्यादा लगती थी। इवन आजकल तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 4G और 5G की 1 Mbps में ही स्पीड आ रही होती है। तो ट्रू वायरलेस 4G और 5G तो हम आज भी अचीव नहीं कर पाए हैं, बट अगेन ठीक है, ये हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर है, कभी हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर। प्रोलिफरेशन ऑफ वायरलेस एंड मोबाइल डिवाइसेस हैव ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस वर्ल्ड वाइड। अब देखो क्या है कि मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस की हेल्प से चीजें काफी चेंज हो चुकी हैं। पहले क्या था, हम चिट्ठी लिख के भेजते थे, ठीक है, आजकल वो सब नहीं करना पड़ता। इवन आजकल मोस्टली जो बिजनेस है वो इसी पर रिलाई करते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर हमारा जो कॉल सेंटर है पूरा इसी पर रिलाई करता है। ठीक है, कस्टमर केयर सर्विस है,
कस्टमर के सर्विस कभी इतनी अच्छी हुई नहीं पाती अगर मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस नहीं होते, राइट। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस की। ठीक है, सबसे पहले तो रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एंड टैबलेट्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले क्या था कि बहुत हमारे सिस्टम हैंग करते थे, पहले तो महंगे बहुत आते थे, ऊपर से हैंग करते थे, वायरस का इशू बहुत बहुत था पहले के टाइम पे। आज क्या है, बहुत सिक्योर हो चुके हैं, बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, बहुत फास्ट हो चुके हैं, स्मार्टफोन भी और टैबलेट्स भी, राइट। एक्सपेंशन ऑफ हाई इंटरनेट, ठीक है, 3G 4G 5G, इसका एकदम से रैपिड जो स्पीड जो बढ़ी है एकदम से, जो इंटरनेट का एकदम ब्रेक थ्रू हुआ है। 2G तक क्या था, 2G तक बहुत सिंपल चलता था चीज़ें कि ठीक है किसी के पास नहीं है, अगर है भी तो कोई खास उसका यूसेज कर नहीं पा रहा है। बट 3G के आने के बाद चीज़ें काफ़ी बढ़ गई थी एकदम से, और अब तो कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता, बहुत कम लोग होंगे जो कि बिना 4G 5G फोन्स के आज भी रह रहे हैं। इंक्रीज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी अब हर जगह है। ग्रोथ ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड IoT, ठीक है, IoT डिवाइस जैसे एलेक्सा वगैरह है, जो आजकल क्या है कि लोग क्या करते हैं कि स्मार्ट होम्स बनवाते हैं, बोलते हैं कि एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। उसके बाद अफोर्डेबल मोबाइल डिवाइसेस, अब 10-15 हज़ार के आसपास आप बहुत अच्छा फोन ले सकते हो, अच्छा तो नहीं बट आप ऐसा फोन ले सकते हो जो कि काफी डिसेंट आपका मोस्टली काम कर देगा। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड ग्लोबली, ठीक है, हर फोन आपस में इंटरलिंक्ड है, जितने भी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट पे है, अगर किसी भी चीज की प्रेजेंट इंटरनेट पे है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है, कैसे ना कैसे सही, वो आपस में सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड है। प्रोलिफरेशन इन वायरलेस डिवाइसेस क्यों हुआ, ठीक है, सबसे पहले एडवांसमेंट इन वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, घुमा फिरा के वही सारी चीजें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, हर पॉइंट में घुमा फिरा के वही सारी बातें हैं। ग्रोथ इन मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन काफी सारे बढ़ चुके हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाओगे बहुत सारे आपको ऐप्स मिल जाएंगे। डिमांड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है, हर किसी को चाहिए होता है, जैसे मान लो आप शॉपिंग के लिए आए हो, अब आपको अपनी मम्मी से पूछना है कि ये कपड़े सही लग रहे हैं, तो आपने तुरंत वीडियो कॉल कर दी और दिखा दिया कि मम्मी ये ले लूं या नहीं, है ना। ई कॉमर्स, Amazon, फ्लिपकार्ट, लोग बहुत ट्राई करते हैं, इवन स्विगी, जोमेटो, ये सब इसी के अंदर आ गए। डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा चल गई है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको नहीं पता, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जियो ने लॉन्च किया है अपना जियो पीसी करके, है ना, जियो पीसी करके आया है, इसका एक छोटा सा डिवाइस लॉन्च हुआ है, जो आपको अगर आप जियो का ब्रॉडबैंड लगवाते थोड़ा सा हायर प्लान लेते तो आपको मिल जाएगा। उनका उनका कहना यह है कि उनका जो पूरा पीसी है वो क्लाउड पर रखा होगा, आपको बस यहाँ से आईडी पासवर्ड डालनी है और ये जो डिवाइस होगा ये आपको जो क्लाउड पे जो पीसी रखा हुआ है वो आपको एक्सेस करवा देगा, है ना। ये एग्जांपल है इसका। अब देखो इस यूनिट में क्या है कि घुमा फिरा के हर चीज में घुमा फिरा के वही पॉइंट्स हैं, तो आप बस पॉइंट याद करो और थोड़े पॉइंट्स आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोलिफरेशन का इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, सब आपस में कनेक्टिव रह पाते हैं, ठीक है, आप हो, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब आपस में कनेक्टिविटी रख पा रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है ना, बिजनेस में। और अब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है कोई, आप नॉर्मली अपने एम्प्लॉय से कॉल करके कह सकते हो कि भाई ये चीज करके दो। इवन अगर आपकी कोई नॉर्मल शॉप भी है, अगर आप शॉप चला रहे हो, शॉप का बिजनेस अगर आप कर रहे हो, तो भी आप ये है कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं आप कॉल लगाओ कि भाई क्यों नहीं आया हुआ है आज, लेट क्यों खुली है दुकान, है ना, तो समझ रहे होगे आप। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एवरीवेयर, ठीक है, अब क्या है कि पहले के टाइम पे ये था कि किताबें खोलनी पड़ती थी, खरीदनी पड़ती, अब तो ये है कि गूगल खोला निकल गई इन्फॉर्मेशन। ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, अब क्या है कि चीजें चेंज हो चुकी हैं, पहले क्या था बस कैश पे चलता था, अब क्या है कि हमारी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, ठीक है, यूपीआईज, ठीक है, यूपीआई में हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, जो हमारा कैश वाला कम्युनिकेशन है वो कितना कम हो गया पहले से। नेगेटिव इम्पैक्ट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुके हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स, अब क्या है कि आपने देखा होगा कि डीप फेक, है ना, डीप फेक का इशू बहुत बढ़ चुका है, कोई भी आपकी प्रोफाइल आके स्टॉक कर रहा है, यू नेवर नो कि किस इंटेंशन से कर रहा है, प्राइवेसी इश्यूज बहुत हो चुके हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पर रहोगे आपकी प्राइवेसी इश्यूज उतने ज्यादा होंगे। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट, राइट, अब डेटा का आपका कुछ सबसे, देखो आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी के पास कुछ है तो वो है डेटा, अगर किसी के पास आपका डेटा है तो उसके पास सब कुछ है। तो जितनी भी कंपनीज हैं, मेटा हो गई हमारी, ठीक है, गूगल, एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सारे के सारे डेटा लेते हैं, सब कोई, ऐसा कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं है जो कि आपका डेटा नहीं लेती है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे आपका डेटा लेते हैं। ऊपर डिपेंडेंसी एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, अब आजकल क्या है कि हर कोई इंसान फोन को बहुत मिसयूज कर रहा है, लाइक सीरियसली, अगर कोई खुद को, जनरली क्या होता है, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है वो सो के उठते हैं एंड सीधा फोन उठाया एंड रील स्क्रॉल करना शुरू कर दी। बहुत से फ्रेंड्स तो ऐसे हैं जो कि चश्मा लगाते हैं एंड वो बिना चश्मा लगाए उन्होंने फोन खोला एंड रील का स्क्रॉल करना शुरू कर दी, एक एक दो घंटे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर एक एक दो घंटे बाद बेड से उठ रहे हैं, सीरियसली ये हाल है। एंड ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल, लोग रील्स देख रहे हैं, ठीक है, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं, इससे क्या होता है हमारा ब्रेन रॉट होता है एंड अगेन नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं सारे सारे टेक्नोलॉजी के। इसके बाद आता है हमारा ट्रेंड्स एंड मोबिलिटी। Mobility refers to the ability of users to access data, application, and communication devices
from anywhere using mobile and wireless devices such as smartphone, tablets and laptops. अब मोबिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि डेटा, एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उसको आप कितनी इजीली एक्सेस कर पा रहे हो, एबिलिटी ऑफ यूजर टू एक्सेस, ठीक है, कितनी इजीली आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। और जैसे जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, मोबिलिटी बहुत यूजफुल है। लाइक सीधी सी बात है, अगर आपके पास देखो 5G इंटरनेट है ना, वाईफाई है आपके पास, एंड अगर आप डेटा का एक्सेस ही नहीं ले पा रहे हो या फिर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा है उसका, राइट? तो मोबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। Trends in mobility describes the evolving technology and practice that enable seamless communication and computing on mobile platforms. जाहिर सी बात है, आजकल क्या है कि मोस्टली क्या है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उन पे इजीली कंप्यूटिंग वगैरह, हम सीधी सी बात है, हम चीज़ों को एक्सेस कर पाएं। जितना इजीली हम कर पाएंगे उतना हमारे लिए फायदा है, इसी को हम कहते हैं मोबिलिटी। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरिएबल डिवाइसेस हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मोबाइल कनेक्टिविटी। जितना ज़्यादा हमारे लोग जो हैं वो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरिएबल डिवाइसेस, लैपटॉप्स वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हमारी जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। पीपल यूजेस मोबाइल डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। बेसिकली आज कम्युनिकेशन, अगर आपको पढ़ना है तो आपने यूट्यूब खोल लिया, अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है तो आपने यूट्यूब खोल लिया। कम्युनिकेशन के लिए जाहिर सी बात है आप कॉल वगैरह करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स, बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सारे, शॉपिंग मिंत्रा पे, अमेजोन पे, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के लिए आप यूट्यूब खोल सकते हो या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स आपने ले रखा हो यूडेमी वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, एंड एंटरटेनमेंट, राइट? अब देखो मेजर ट्रेंड्स इन मोबिलिटी। अब देखो हुआ क्या है, मोबिलिटी हमारी अचीव हुई कैसे। सबसे पहला आता है हमारा मोबाइल इंटरनेट एंड हाई स्पीड नेटवर्क्स। बेसिकली आप 4G और 5G खासकर आने के बाद स्पीड बहुत बढ़ गई है इंटरनेट की, है ना। अब वीडियो स्ट्रीमिंग्स, क्लाउड सर्विसेज एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। सबसे पहला रीजन तो यही है। दूसरा है हमारा मोबाइल एप्लीकेशंस, इसमें हमारे ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, है ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर। अब देखो इंटरनेट भी बढ़ी, स्पीड भी बढ़ी है, स्पीड के साथ साथ जो यूसेज है वो भी बढ़ा है। क्योंकि देखो इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज बढ़ती है ना तो काम नहीं चलता। हमें स्पीड चाहिए, जब तक हमारे पास स्पीड नहीं होगी तब तक हम ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक भले ही हमारे पास स्पीड बहुत तेज है लेकिन हम काम ही नहीं कर पा रहे, सारे कोई मतलब नहीं। तो जब से सारे एप्स आए हैं ना, ये दोनों चीजें आपस में साइमल्टेनियसली काम करी है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात है। इसके बाद है हमारा BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अब इसमें क्या होता है, BYOD का मतलब है जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो कि किसी भी कंपनीज में काम करते हैं, वो अपने पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं वर्क पर्पज में, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो जनरली वो अपना लैपटॉप वगैरह आपको देती है, ठीक है। बट काफी बार ये भी होता है कि नहीं देती लैपटॉप्स। वो कहती हैं कि भाई अगर आपके पास अपना खुद का डिवाइस है तो आप उसको यूज कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि कॉल सेंटर की कंपनी है जो कि आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, वो कह रही है कि भाई आपको पर डे 10 कॉल लगानी है एंड आप अपना खुद का डिवाइस यूज करो। तो अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज आपको आपका डिवाइस यूज करना आता है इजीली, ठीक है। अगर आपको कोई और डिवाइस दिया जाए तो आप इतना इजीली काम नहीं कर पाओगे इस पर, लेकिन आपके पास आपका खुद का डिवाइस है तो आप इजीली इस पर काम कर सकते हैं। बट हाँ, इससे दिक्कत यह है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है आपका खुद का फोन, अगर आप 10 अननोन लोगों पर कॉल लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, उन 10 अननोन लोगों के पास आपका डेटा आ चुका है, आपका फोन नंबर आ चुका है। अगर मान लो उसमें से कोई हैकर वगैरह हुआ तो सीधी सी बात है यार, जुगाड़ी लोगों की कमी नहीं है। पता नहीं इंसान किस चीज का किस तरह से मिसयूज कर ले, ठीक है। मिसयूज कैसे भी हो सकता है। मान लो आपका फोन नंबर ही किसी ने जाके बेच दिया कि ये एक फोन नंबर है, अब फिशिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा है आपका फोन नंबर, तो अगेन ये सिक्योरिटी रिस्क बढ़ा देता है। बट हाँ, वही जैसे हम कहते हैं कि हर चीज का एक प्रो होता है, कॉन भी होता है, तो इसका भी है। BYOD याद रखना, ठीक है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग, जाहिर सी बात है गूगल ड्राइव होगी, ड्रॉप बॉक्स होगी। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता तो आई होप ये तो पता ही होगा आपको गूगल ड्राइव क्या होती है। 15 GB का आपको इसमें फ्री डेटा रखने का मिल जाता है, राइट। वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव जो कि फ्री 5 GB देती है। एप्पल का iCloud भी 5 GB फ्री देता है। तो ये क्या है कि बेसिकली ये मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग कर सकते हो। मान लो आपके पास फोटोज हैं, है ना, वो आपको स्टोर करने हैं, आप चाहते हो कि आप किसी भी डिवाइसेस को एक्सेस कर सको तो आप गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हो, ड्रॉप बॉक्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका डेटा, आप क्या है कि मान लो पहले क्या था कि आपने फोन में फोटो कैप्चर करी, तो जो आपने फोन से अपने फोटो कैप्चर करी वो आप अपने फोन में ही देख सकते हो क्योंकि वो लोकली शेयर्ड है। अब अगर आपने गूगल ड्राइव ले सकता है तो आप किसी भी डिवाइस में जाके अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करो ना, अपने photos.google.com करके आई गेस साइट है, वहां पर जाके अपने फोटोज देख सकते हो। तो ये इसका फायदा है। फिफ्थ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। हमारी स्मार्ट टीवीज हो गई, स्मार्ट स्पीकर्स हो गए, सिक्योरिटी कैमरास हो गए, वियरेबल डिवाइस हो गए, ये सारे आते हैं हमारे IoT के अंदर। ये क्या कर सकते हैं, आपस में
कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो डिवाइस है वो आपस में वायरलेस नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे मोबाइल पेमेंट्स एंड डिजिटल वॉलेट्स। ठीक है, अब मोबाइल पेमेंट्स जाहिर सी बात है, अब गूगल पे, पेटीएम आजकल हर कोई यूज करता है। बेसिकली अगर जस्ट इन केस किसी को नहीं पता तो सीधी सी बात है, आपका बैंक अकाउंट जो होता है वो गूगल, फॉर एग्जांपल एक गूगल पे ले लो, एक ऐप है गूगल का, इससे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हो एंड इजीली आप क्यूआर कोड जो होता है उसको स्कैन करके पे कर सकते हो यूजिंग पेटीएम। ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एंड कैश लोग नहीं कैरी करते आजकल। चैलेंजेस इन मोबिलिटी, अब क्या है कि डिस्पाइट सच एडवांटेजेस मोबिलिटी इंट्रोड्यूस सेवरल चैलेंजेस। मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी रिस्क, सबसे पहले तो हमारा सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, देखो जो चीज जितना ज्यादा आप यूज करोगे उसका रिस्क जो है उतना ही बढ़ जाएगा। प्राइवेसी इशूज बहुत होने लगे। नेटवर्क वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क हैकिंग की चीजें बहुत बढ़ने लगी हैं आजकल। वायरलेस नेटवर्क है तो इजीली हैक किया जा सकता है। एंड डिवाइस मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स। ठीक है, इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा, बेसिकली क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है एक्स, ठीक है, उसका क्रेडिट कार्ड आप बिना उसके ऑथराइज एक्सेस के या बिना उसकी परमिशन के यूज कर रहे हो और ट्रांजैक्शन उससे कर रहे हो, इसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और इसको इलीगल माना जाता है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, वायरलेस नेटवर्क्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैव बीन मोर कन्वीनियंट। अब देखो, कहने की बात यह है कि एकदम से जो रैपिड ग्रोथ हुई है मोबाइल डिवाइस एंड वायरलेस नेटवर्क्स की एंड ऑनलाइन पेमेंट्स की, इससे सहूलियत तो बहुत बड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे थ्रेट है वो बढ़ गया है, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अब इससे क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स स्पेशली, वो क्या करते हैं कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, वो और ज्यादा क्राइम्स कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन एरा इन्वॉल्व्स स्टीलिंग और मिसयूजिंग कार्ड डिटेल्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखो मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल क्या होता है कि बहुत सारे एपीके आते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जो हमारी एपीकेज होती हैं, मान लो कोई मूवी देखने की साइट है या फिर कोई गाने सुनने के लिए कोई ऐसा आप उनको एपीके मोड मिल गया। ठीक है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं तरह तरह के एपीकेज। ठीक है, अब वो जो एपीके होते हैं जो कि हमारे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं होते, इस तरह के जितने भी एप्स होते हैं वो हमारे हार्मफुल होते हैं। ठीक है, मोस्टली वो सारे हार्मफुल होते हैं जस्ट बिकॉज कि जो प्ले स्टोर होते हैं, प्ले स्टोर हो गया हमारा या ऐप स्टोर हो गया, उनमें क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉलिसीज होती हैं उनकी। अब अगर वो पॉलिसीज कोई ऐप फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पर नहीं रह सकता। ठीक है, ये सिंपल सी चीज होती है। एंड अगर कोई डॉट एपीके फाइल है, वो इंटरनेट पे पड़ी है, वो कह रही है कि मैं आपको फ्री मूवीज दूंगी या फिर मैं आपको फ्री गाने सुनवाऊंगी, तो देखो इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कुछ फ्री मिल रहा है तो प्रोडक्ट आप हो। आपने सुनी होगी ये लाइन ना कि इफ समथिंग यू आर गेटिंग इज फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, इस तरह से करके एक लाइन है। बेसिकली इस तरह की चीजें क्या करती है, इस तरह की एपीके कुछ भी कर सकते हैं। ये जो इनमें क्या होता है, मलेशियस कोड होता है जो कि अक्सर क्या करता है, आपके जो आपके सोशल मीडिया है, क्या पता उसकी क्रेडेंशियल ले ले, या फिर आपका जो वायरलेस नेटवर्क है उसकी क्रेडेंशियल ले ले, राइट। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अब इसका रीजन क्या होता है, सबसे पहले तो इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। अब आजकल नेट बैंकिंग वगैरह चलती है, उस चक्कर में हो गया है। वीक सिक्योरिटी इन वायरलेस नेटवर्क्स, पब्लिक वाईफाई। अब हो सकता है कि कोई इंसान क्या है कि पब्लिक वाईफाई का यूज करके, जो ओपन वाईफाई होते हैं ना जिसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होता है, वो प्रोन होते हैं टू रिस्क, वो इनक्रिप्टेड नहीं होते। उसमें क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था ना, जैसे हेलो का एग्जांपल मैंने आपको पहले देख के बताया था कि हेलो कन्वर्ट हो जाएगा, उनमें क्या होता है, कोई इंक्रिप्शन ही नहीं होता है, वहां पे वायरलेस नेटवर्क उड़ रहा होता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं, तो कोई भी हैकर इजीली जो पैकेट जो आसमान में ट्रैवल हो रहे हैं इनको ट्रैप कर सकता है एंड आईडी पासवर्ड को इजीली कैप्चर कर सकता है। लैक ऑफ यूजर अवेयरनेस, यानी कि बहुत से लोगों को तो आजकल पता ही नहीं है चीजों के बारे में। मालवेयर अटैक्स मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस मालवेयर अटैक्स, है ना। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। फिशिंग का मतलब वही कि आपको लिंक भेज दिया कि फिर आपको कॉल करते हैं, है ना। मतलब ये दोनों मिला के फिशिंग का मतलब है कि आपको कोई लिंक भेज दी, एंड सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो आपको मैनिपुलेशन करते हैं वो लोग, कि आपको कॉल कर रहे हैं कि आपने लॉटरी जीती है, इस लिंक पर टैप करो और आपको वो लॉटरी मिल जाएगी। तो इसको इसीलिए फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग का नाम साथ में आता है, क्योंकि मोस्टली दोनों साथ में होते हैं। अब कॉमन मेथड क्या है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए? पहला है फिशिंग। सबसे इजीली वही कि आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपके पास एक मैसेज हमने आप भेजा है कंपनी के साइड से कि हम सैमसंग के साइड से या फिर जियो के साइड से हैं एंड आपका नंबर ब्लॉक होने वाला है, कृपया उस लिंक पर टैप कीजिए एंड उसको अनब्लॉक कर लीजिए। इस तरह के मतलब तरीके लोग करते हैं। ठीक है, अब आपसे सीवीवी मांग लेंगे, आपसे ओटीपी मांग लेंगे, आपसे क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे, तो ये सारे फिशिंग के अंडर आता है। फिर आता है हमारा स्कैमिंग। अब स्कैमिंग क्या होता है कि इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपको टारगेट नहीं करेंगे,
वो टारगेट करेंगे एटीएम्स को। जैसे कि क्या होता है, आप एटीएम्स के पास जाके उसमें एक स्लॉट होता है जहां पे आप उसमें क्रेडिट कार्ड को इंसर्ट करते हो। अब वो पता क्या करते हैं, वो लोग जहां पे इंसर्ट वाला जो स्लॉट होता है ना, उसके अंदर एक डिवाइस को इंस्टॉल कर देते हैं। वो डिवाइस क्या करता है कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होगी, वो रिट्रीव कर लेगा। आपका अकाउंट नंबर, सॉरी क्रेडिट कार्ड नंबर, या फिर आपका जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की, एंड आपका जो सीवीवी है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पे। तो वो तीनों चीजें कैप्चर कर लेता है। इसको कहते हैं हम स्कैमिंग। फिर आता है हमारा मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक में क्या होता है कि जो मालवेयर एप्लीकेशन होते हैं वो मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, वही डॉट एपी के। अब उनका काम क्या करता है कि जो बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, अगर आपके फोन में ये चीज नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को एक्टिवली यूज करते हो तो वो सारी जो चीजें हैं, ये मोबाइल डिवाइस जो है वो आपका जो डॉट एपी के है वो कैप्चर कर लेगा, एंड जो उसका यूजर है, जो हैकर है, उसको दे देगा। फेक मोबाइल एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन जो कि लेजिटिमेट बैंकिंग या पेमेंट ऐप जैसे लगते हैं, लेकिन वो आपका डेटा चुरा लेते हैं। ये भी डॉट एपी के अंडर में ही कहीं ना कहीं आ जाता है। पब्लिक वाईफाई, ठीक है। अब जो पब्लिक वाईफाई है वहां पे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पब्लिक वाईफाई को कभी यूज ना ही करो, क्योंकि जितने अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो अपने पब्लिक वाईफाई से, आपने आईडी पासवर्ड डाला, सर्वर की तरफ गया, अब ये हवा में आपकी जो आईडी पासवर्ड ऑर्डर है ना, इसको हैकर इजीली रिट्रीव कर सकता है, एंड एक बार उसने रिट्रीव कर लिया तो अपने डिवाइस में इसको लॉगिन कर सकता है, राइट। अब इससे होता क्या है, इंपैक्ट क्या है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी जो आइडेंटिटी है वही चली जाती है। फिर फाइनेंशियल लॉस तो वो तो होता ही है। अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने सारे ट्रांजेक्शन हो गए आपके पूछे बिना। एंड लॉस्ट ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके संग एक डिजिटल फ्रॉड हो जा रहा है तो आपका मन नहीं करेगा ना फिर से ऑनलाइन, आप फिर से वापस से कैश पे पहुंच जाओगे, तो वो लॉस ऑफ ट्रस्ट बना देता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, सबसे पहले तो क्या है कि सिक्योर पेमेंट ऐप यूज करो। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पे है, ठीक है, पेटीएम है, फोन पे है, इस तरह के जो एप्लीकेशन हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, जो कि लोग यूज करते हैं, एंड जो कि जाहिर सी बात जेन्युइन है, आप उनको यूज करो। दूसरा, पब्लिक वाईफाई पे ट्रांजैक्शन मत करो, कभी मत करो। जब भी आप पब्लिक वाईफाई पे हो, कभी भी ट्रांजैक्शन मत करो। 2FA या MFA, हमेशा 2FA या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करके रखो, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पर लॉगिन कर रहे हो तो पहले आपकी आईडी मांगता है, पासवर्ड मांगता है, फिर अगर आपने 2FA ऑन कर रखा है तो वो कहेगा कि आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया होगा, तो वो आप उस पर डालोगे तो वो 2FA या MFA के अंडर में आ जाता है। इंस्टॉल एप्लीकेशंस ओनली फ्रॉम ऑफिशियल ऐप स्टोर्स, ठीक है। ऐप स्टोर हो गया या फिर प्ले स्टोर हो गया। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या प्ले स्टोर या फिर अपना माइक्रोसॉफ्ट का होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में, मतलब बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो खुद के ऑफिशियल स्टोर्स हैं, बस वहीं से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो। रेगुलरली मॉनिटर बैंक स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट्स, बेसिकली इतना सब की झमेले के बाद भी आप हमेशा ये चीज चेक करते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जो अकाउंट है वो खाली होता जा रहा है। एक्टिवली मॉनिटर करो हर टाइम। अब देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो इंप्लीमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज एन्क्रिप्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा। अब ये मैंने आपको एन्क्रिप्शन के बारे में तो बताया ही था अभी पहले, और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, FDS सिस्टम होते हैं ये। तो ये सारी चीजें वो बना के रखते हैं अपने पास, बट अगेन कभी कभी ये भी फेल हो जाती तो दिक्कत होती है। अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, सीधी सी बात। सिक्योरिटी चैलेंजेस पोस्ट बाय मोबाइल डिवाइसेस, अब मोबाइल डिवाइस से क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं। अब देखो, बेसिकली क्या है कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड वेरिएबल डिवाइस हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है हमारी मॉडर्न लाइफ का। अब कम्युनिकेशन, बैंकिंग वगैरह हर चीज में हम अपने फोन्स वगैरह को यूज करते हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि उनकी पोर्टेबिलिटी या वायरलेस कनेक्टिविटी की वजह से काफी सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होने लगे, काफी सारे इश्यूज होने लगे। किस तरह के सिक्योरिटी रिस्क, तो वो अनऑथराइज एक्सेस, डेटा थेफ्ट, साइबर अटैक्स, ये सारी चीजें होने लगी हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेजर सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर मोबाइल डिवाइसेस, काफी बार आया भी है। सबसे पहले हमारा मालवेयर अटैक, बेसिकली वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सब मिला के हम मालवेयर अटैक्स में बोल देते हैं। आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया, वायरस क्या है, कोई भी प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को, जो आप नॉर्मली बिहेव करता है हमारा सिस्टम, उसको नॉर्मल बिहेव नहीं करने दे रहा। ट्रोजन्स बेसिकली वो होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि दिखाते हैं कि वो हार्मफुल हैं, बट वो जो कि नहीं दिखाते कि वो हार्मफुल है, आपको बिल्कुल वो जेन्युइन लगेगा। मे बी मान लो कोई एप्लीकेशन है गाने सुनने का, आपको लग रहा होगा बिल्कुल यार ये क्या ही कर लेगा, ये तो गाने सुनने का एप्लीकेशन है, बट बैकएंड में वो एक बैकडोर बना देगा। बैकडोर मतलब जैसे कि हमारे घर में एक बैकडोर होता है ना, एक फ्रंट डोर होता है, एक बैकडोर होता है बाहर निकलने के लिए, वैसे ही आपके सिस्टम में बैकडोर बना देता है। बैकडोर से क्या होगा, जितना भी डेटा होगा वो आपका हैकर के पास चला जाएगा। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर बेसिकली जैसा कि नाम बता रहा है, स्पाई करना, बेसिकली किसी पे नजर रखना, आपके ऊपर वो आप पे नजर रखेगा, स्पाईवेयर्स। रैंसमवेयर्स, ठीक है, दिस प्रोग्राम कैन स्टील पर्सनल डेटा और डैमेज द डिवाइस। अब बात करते हैं डेटा लीकेज की। आपके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ईमेल, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अगर आपका डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाता है
तो अटैकर्स कैन एक्सेस और लीक दिस इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है, कॉन्टैक्ट्स हो गए, आपके ईमेल्स हो गए, ये तो मतलब कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं आपके सिस्टम में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत से लोग तो ये होते हैं घर की प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह वो सारे भी सेव करके रखते हैं, ठीक है। एंड डेटा लीकेजेस अगेन बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। फिर आता है हमारा अनसिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क्स। अनसिक्योर्ड वायरलेस नेटवर्क्स, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैन इन द मिडल अटैक, जो कि मैंने पहली बात कर रहा था आपसे। मैंने बताया था कि दो डिवाइसेस के बीच में जब कोई एक नेटवर्क शेयर हो रहा है तो बीच में किसी हैकर ने आके उंगली कर दी, किसी हैकर ने आके जो नेटवर्क है आपका वो एक्सेस कर लिया, तो ये होता है हमारा मैन इन द मिडल अटैक। पैकेट स्नैपिंग, जो हवा में पैकेट्स उड़ रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल आपको कोई, आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर रहे हो तो वो जो पैकेट्स हवा में उड़ेंगे, अगर कोई भी वो बीच में पैकेट्स को एक्सेस कर ले तो वो पैकेट स्नैपिंग होता है। अनऑथराइज एक्सेस, जाहिर सी बात है, नाम समझ में आ रहा होगा कि मान लो आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो बिना आपके परमिशन के कोई एक्सेस कर ले तो वो अनऑथराइज एक्सेस में आ जाएगा। फिर डिवाइस लॉस्ट और थेफ्ट, बिकॉज मोबाइल डिवाइस आर स्मॉल एंड पोर्टेबल, दे कैन बी इजीली लॉस्ट और स्टोलन। ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत चोरियां तो बहुत होती हैं, ठीक है। अगर आप कहीं मोन्यूमेंट वगैरह की साइड चले जाओ खासकर, तो वहां पे तो बहुत चोर लुटेरे होते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा सा फोन दिख जाएगा उन्हें तो वो छीन के भाग जाएंगे, या फिर आप हो सकता है खुद भी खो दो। अगर आप पासवर्ड और इनक्रिप्शन को यूज नहीं करते हो तो मान लो, तो ये समझ लो कि कोई भी हैकर जिसने आपका फोन चुरा लिया है, कोई भी चोर आपका डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है प्रॉपर, अगर आपका फोन सिक्योर नहीं है तो। फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, जाहिर सी बात है, कोई भी अटैकर जो है वो आपको एसएमएस या ईमेल या लिंक भेज सकता है एंड वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है ताकि आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल या ओटीपी या बैंक डिटेल्स देते हैं। अनसेफ मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक, अनसेफ मोबाइल एप्लीकेशंस में क्या है कि कुछ मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कैलेंडर एप्लीकेशन है, आपने मान लो कि थर्ड पार्टी कैलेंडर एप्लीकेशन डाला, वो कह रहा है कि मुझे भैया आपको कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस चाहिए, मुझे आपके फोटोज का भी एक्सेस चाहिए, मुझे आपके कॉल लॉग्स भी चाहिए, मुझे आपका एसएमएस एक्सेस भी चाहिए, मुझे आपका हर चीज का एक्सेस चाहिए। तो आप सोचो कि यार ये कैलेंडर ही तो है, तारीख दिखाने के लिए आपको इतना सारे की क्या जरूरत है, ठीक है, जाहिर सी बात है ना। तो अगेन ये होते हैं हमारे अनसेफ मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मेक श्योर कि आप कौन से सॉफ्टवेयर को कौन सी परमिशन दो, किस चीज की परमिशन दो, वो आपके हाथ में हो। ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर्स में कंटेन सिक्योरिटी वीकनेस। देखो आज के टाइम पे अभी काफी सारे लोग हैं जैसे विंडोज 7 है ना, या फिर विंडोज 10 जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जस्ट इन केस किसी को नहीं पता तो विंडोज 7 का सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले बंद कर दिया था एंड विंडोज 10 का रिसेंटली बंद किया है। अब वो ऑफिशियली बस विंडोज 11 को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेक श्योर आप ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो जिसके एक्टिव अपडेट्स आ रहे हो, वरना आप अपना सिस्टम चेंज करो या अपना ओएस चेंज करो। मेजर्स टू इंप्रूव मोबाइल सिक्योरिटी, अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रखो, ठीक है, फिंगरप्रिंट हो सकता है आपका या फिर आपका फेस आईडी हो सकती है, ठीक है। इंस्टॉल एप्स ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही, जैसे जो इस तरह के जो सोर्सेज है वहां से आप इंस्टॉल करो। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अपडेटेड रखो, है ना। वाईफाई यूज जो है, पब्लिक वाईफाई यूसेज उसको कम से कम रखो एंड इंस्टॉल एंटीवायरसेस, ठीक है, एंटीवायरस को इंस्टॉल करो ताकि अगर कोई आपको थ्रेट हो तो वो रियल टाइम में दे दे आपको। इनेबल डिवाइस इंस्क्रिप्शन एंड रिमोट वेब फीचर्स, अब देखो क्या होता है कि एक गूगल का एक ऐप आता है, आई गेस कुछ गो करके नाम होता है उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गूगल, हाँ, फाइंड माई डिवाइस, गूगल फाइंड माई करके होता है। बेसिकली अगर आपका फोन कहीं खो जाता है तो गूगल फाइंड माई उसकी करंट लोकेशन बता देता है। अगर आप किसी भी नए डिवाइस में लॉगिन करो अपने गूगल फाइंड माई में, मान लो आपका फोन खो गया है एंड आप अपने घर पे आपने अपने पापा का फोन लिया एंड अपने पापा के फोन में गूगल फाइंड माई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, वहां पे अपनी आईडी, ईमेल आईडी लॉगिन कर दी, तो वो अगर आपका फोन स्विच ऑन है तो वो बता देगा कि आपका करंट फोन का स्टेटस कहाँ है, कहाँ पे पड़ा हुआ, कहाँ खो गया है या फिर किसने चोरी किया, वो सब दिख जाएगा। एंड अगर आपको मान लो कि चोर ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है तो आप वर्स्ट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि वाइप ऑल डेटा या लॉग इन माई आईडी, लॉगआउट माई आईडी, एंड इस फोन से आपका सारा कुछ लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप इनेबल रखो। चैलेंजेस ऑन मोबाइल डिवाइस, अब क्या दिक्कतें हैं, ये देखो एक डायग्राम बना हुआ है जो कि आप बना के आ सकते हो। ऑफकोर्स आप इतना अच्छा तो वहां पे बना के नहीं आ पाओगे, बनाने का ट्राई भी करो तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपली एक इस तरह से फोन बनाओ सिक्योर डेटा लिख के। अब ये सारे हमारे चैलेंजेस है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सोशल मीडिया, ईमेल, पासवर्ड एंड क्रेडेंशियल, लोकेशन सर्विस एंड फोटोज एंड वर्क डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बात करते हैं रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस की। अब रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या होती हैं? इट refers टू कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज बिहेवियर, सिक्योरिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ मोबाइल डिवाइस। बेसिकली आपका जो फोन है उसकी सिक्योरिटी, उसका बिहेवियर कैसे काम करेगा, ये हमारे बताती है रजिस्ट्री सेटिंग्स। अब ये सेटिंग्स होती हैं वो अलाउ करती है एडमिनिस्ट्रेशंस को इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मैनेज एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में क्या होता है, आपका जो फोन होता है वो रूटेड आता है, बहुत से लोग क्या करते हैं उसको अनरूट कर लेते हैं, ठीक है। अब अक्सर ये चीज रिकमेंडेड नहीं होती है बट बहुत से लोग कर लेते हैं। अब रूट होके क्या होता है कि आपका जो डिवाइस होता है ना वो काइंड ऑफ लॉक होता है, उसको
इजीली अनलॉक नहीं कर सकते, उसमें हर सब कुछ आप नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े से एडवांस यूजर्स हो अपने फोन के, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि कहती हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन चाहिए, इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो ये होती है कुछ हमारी रजिस्ट्री सेटिंग्स। इन मोबाइल कंप्यूटिंग, रजिस्ट्री और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हेल्प स्ट्रेंथनिंग डिवाइस सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज। अब बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, वहाँ पर जो हमारी रजिस्ट्री सेटिंग्स होती हैं, वो हमारा जो एक यूसेज होता है उसको लिमिटेड कर देती हैं कि जितनी चीज़ें ज़रूरत नहीं है यूजर्स को जिसकी ज़रूरत नहीं है वो उसको एक्सेस ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर फाइल्स हैं, उसको लॉक कर दिया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर कोई फाइल है तो आपको एक्सेस नहीं करनी है, आपको क्या जरूरत है उसकी। इसीलिए कंपनीज उसको लॉक कर देती हैं ताकि आप उसमें छेड़खानी ना करो एंड सिक्योरिटी रिस्क ना बढ़ा रहे हो अपने लिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्री सेटिंग्स आर एनहेंस डिवाइस सिक्योरिटी, यानी कि डिवाइस की सिक्योरिटी इसको एनहेंस करना, एंड कंट्रोल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जाहिर सी बात है कि ऐसा ना हो कि आपके हाथ में अंधा बड़ा हुआ आप कुछ भी कर रहे हो। रजिस्टर अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है, मैनेज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। सिंपल सी चीजें हैं, आप समझ सकते हो। ये सेटिंग्स हैं, ये ऑफन मैनेज की जाती है एमडीएम करके। एक सर्विस होती है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट करके। ये वो वाला एमडीएम नहीं है, मिड डे मील वाला, ये हमारा मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट वाला है, ये साइबर सिक्योरिटी वाला है। इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री सेटिंग्स फॉर मोबाइल सिक्योरिटी। सबसे पहला है हमारा पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स। अब बेसिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सच एज फिंगरप्रिंट फेशियल रिकॉग्निशन को रखो। दूसरा है हमारा एप्लीकेशन का कंट्रोल सेंटर। जब आप कभी कभी क्या करते हो कि डॉट एपीके फाइल इंटरनेट से एक्सेस करते हो या फिर इंस्टॉल करने का ट्राई करते हो, तो एक पॉपअप आता है कि यू कैन नॉट डायरेक्टली इंस्टॉल अ डॉट एपीके फ्रॉम थर्ड पार्टी या आउटर सोर्सेज, इस तरह से करके एक मैसेज आता है। तो आप वो कहता है कि आप सेटिंग्स में जाओ और इसको डिसेबल कर दो। सेटिंग्स में जाके ये जो ब्लॉक थर्ड पार्टी करके जो एप्लीकेशन है, इसको जो सेटिंग है उसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो ताकि आपका जो एपीके है वो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका एमडीएम के संग छेड़छाड़ करना है। ठीक है, अलाउइंग एप्स फ्रॉम ओनली ट्रस्टेड सोर्स सच एज ऑफिशियल ऐप स्टोर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिशियल ऐप स्टोर है आप वहीं से चीज़ों को इंस्टॉल करें। तीसरा है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी सेटिंग्स। आपका जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है उसको संभालना। ठीक है, उसको ध्यान से यूज करना। कभी कभी क्या होता है कि आप पब्लिकली चल रहे होते हैं और आपका ब्लूटूथ होता है वो ऑन होता है जबकि आपका कोई काम भी नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप ब्लूटूथ को अपने ऑफ रखो। एंड जितने भी इनसिक्योर वायरलेस नेटवर्क है उनको एक्सेस डेटा एन्क्रिप्शन सेटिंग। कोशिश करो कि आप डेटा को इनक्रिप्ट रखो। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज में एक बिट लॉकर करके आता है, बिट लॉकर करके ऐसा ही कुछ नाम होता है शायद उसका, बिट लॉकर। बिट लॉकर क्या करता है, आपकी जो पूरी डिस्क है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। जितना भी डेटा होगा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस तरह की चीजें को इनेबल करके रखो ताकि आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहे एंड आपका जो डेटा है उसको सिक्योर ट्रांसमिशन करे। ऐसा ना हो कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो जो कि आउटडेटेड है। जैसे कि अब आजकल क्या है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारा वाईफाई है, ठीक है, उसमें डब्ल्यूपीए एक बहुत आउटडेटेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि हम आगे आके पढ़ेंगे। तो आजकल लोग, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, इजीली हैक हो सकती है ये। डिवाइस लॉक एंड रिमोट वाइप। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिवाइस जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जैसे क्या होता है कि आपका जो फोन है वो 30 सेकंड्स के बाद या फिर 15 सेकंड्स के बाद अपने आप बंद हो जाता है, लॉक हो जाता है। बहुत से लोग इसको डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, जो कि अपने पर्पजेस के लिए कर देते हैं। बट अगेन इस चीज़ को थोड़ा संभाल के चलो। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका डिवाइस लॉक ही नहीं हो रहा है तो कोई भी आके उसको यूज कर सकता है। एंड वही जो मैंने अभी गूगल का फाइंड माई का एग्जांपल दिया था, रिमोट वाइपिंग ऑफ डेटा को इनेबल रखो ताकि अगर आपका लॉस्ट हो जाए या फिर स्टोर हो जाए तो फिर आप उसे रिट्रीव कर सको। छठवां होता है हमारा परमिशन मैनेजमेंट। अब कोई भी सॉफ्टवेयर आके आपका कैमरा लोकेशन वगैरह का जो एक्सेस मांगता है तो मेक श्योर आप किसको दे रहे हो। इंपॉर्टेंस क्या है रजिस्ट्री सेटिंग्स का, वही कि सिस्टम सिक्योरिटी बढ़ाता है, मालवेयर इन्फेक्शन से बचाता है, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज जो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उसको इन्फोर्स करता है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल डिवाइस है कुछ जो रिस्क उससे एसोसिएटेड है उसको ब्लॉक कर देता है। चैलेंजेस इन मैनेजिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स। अब बेसिकली क्या होता है कि मिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेटिंग्स। कभी कभी क्या होता है कि यूजर आके, मतलब वो होता है ना कि जो एंड्रॉइड फोन होता है हमारा रूट आता है, रूटेड होता है पहले से। अब बहुत से लोग आके उसको अनरूट कर देते हैं, हटा देते हैं रूट। लैक ऑफ यूजर अवेयरनेस, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। कंपेटेबिलिटी इशूज विद डिफरेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई आज भी बहुत से लोग हैं जैसे कि पुराने एंड्रॉइड वर्जन यूज करने से, मान लो कि एंड्रॉइड 10 यूज कर रहे हैं वो, जो कि बहुत पहले बंद हो चुका है। आजकल आई गेस एंड्रॉइड 16 या शायद 17 चल रहा है एंड शायद 18 आने वाला है। आज भी लोग एंड्रॉइड 10 यूज कर रहे हैं। इस तरह का क्या होता है कि कभी कभी कंपेटेबिलिटी इशूज हो जाते हैं रजिस्ट्री सेटिंग्स के लिए। डिफिकल्टी इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। जब बहुत सारे डिवाइस हैं तो वो मैनेज करने में दिक्कत होती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। बेसिकली होता क्या है, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि जो आपका जो डिवाइस है
वो आप ही यूज कर पाओ, या फिर जिसको एक्सेस दिया है वही यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो फोन है उसमें फिंगरप्रिंट लगा है आपका और आपके भाई का, तो आप बस दो लोग ही उसको एक्सेस कर पाते हो, कोई तीसरा एक्सेस नहीं कर सकता। ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी। डिवाइस बिफोर ग्रांटिंग एनी सिस्टम, नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, कोई सिस्टम हो सकता है, उसको बस ऑथराइज एक्सेस देना, उसको ऑथेंटिकेशन देना कि हाँ आप यूज कर सकते हो उसको। ये इंश्योर करता है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना ले ले आपके सिस्टम का, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग में, ठीक है। आपकी जो बार बार आपने देखा होगा कि आपसे पहले जब आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग ऐप खोलोगे, फॉर एग्जांपल योनो एसबीआई करके एक ऐप है, ठीक है, योनो एसबीआई जो कि एसबीआई का ऑफिशियल ऐप है, इसको आप खोलोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे आपसे फिर पासवर्ड मांगेगा वो, तो हर चीज का वो आपसे ऑथेंटिकेशन लेता है। ईमेल सिस्टम्स, ठीक है, आप अगर ईमेल लॉगिन कर रहे हो तो आईडी पासवर्ड आपका मांगेगा, ठीक है। अगर आपने एमएफए या 2FA एनेबल कर रखा है वो मांगेगा। क्लाउड सर्विस, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपका पूरा डेटा क्लाउड पर रखा हुआ है तो वो बिना एक्सेस के तो किसी को देगा नहीं। एंड मोबाइल एप्लीकेशंस में भी आजकल होता है, हमेशा से होता था मोबाइल एप्लीकेशन में तो आईडी पासवर्ड। इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जरूरत क्या है इसकी, ठीक है। तो देखो, हर चीज में इंपॉर्टेंस एंड जो उसके डीमेरिट्स हैं वो मोस्टली इस यूनिट में सेम ही है, ठीक है। घुमा फिरा के वही चीजें हैं कि अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करना, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना, डेटा प्राइवेसी, उसके बाद मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी एंड साइबर क्राइम के रिस्क को प्रिवेंट करना। टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स, सबसे पहला है हमारा पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन बेसिस है, ठीक है। हर चीज में एक पासवर्ड होना वो तो एक डिफॉल्ट मेथड है कि कोई किसी भी चीज को आपको सिक्योर करना है उसमें पासवर्ड लगा दो। दूसरा है आपका 2FA। बेसिकली एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि एक पासवर्ड पहले आपने आईडी पासवर्ड तो अपना डाला, उसके बाद अगर आपका आईडी पासवर्ड ठीक है तो फिर आपका ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे, वो आप वहां पे डाल सकते हो। फिर आता है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है, फेस रिकॉग्निशन हो सकता है, आइरिस स्कैन होता है, ये आईफोन्स में होता है, ठीक है, आइरिस स्कैन। इसके बाद आपका टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि विंडोज में एक चीज होती है कि आप फिजिकली या कोई डिजिटल टोकन ले जा सकते हो अपनी आईडी वेरिफिकेशन के लिए। मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे यहाँ पे 2FA हो गया, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। यहाँ पे काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कभी आप अपना गूगल डिवाइस को लॉगिन करते हो, गूगल अकाउंट को लॉगिन करते हो, तो पहले आपका आईडी मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, फिर वो कहेगा कि आप अपने फोन में एक नंबर है जैसे 23 है उसको टैप करो, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि अपने सिस्टम में येस को टैप करो। तो ये सारे होते हैं हमारे मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि हमारे 2FA से भी ज्यादा सिक्योर होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्विस। अब ऑथेंटिकेशन सर्विस के मेनली ये चार होते हैं। सबसे पहले हमारा यूजर आइडेंटिफिकेशन, चेक करना हमारे यूजर की आईडी कि क्या यूजर जेन्युइन है। फिर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, यहाँ पे मान लो आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है, यूजर आइडेंटिफिकेशन, अपनी अपनी ईमेल आईडी डाल दी। अब वो चेक करेगा कि क्या ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पहले आगे बढ़ गया। फिर क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन, आप यहाँ पे पासवर्ड या अपना बायोमेट्रिक डेटा डाल सकते हो। जैसे गूगल में कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी पास की बना लेते हो गूगल डिवाइस में, अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, ताकि आपका जो गूगल अकाउंट है वो बिना पासवर्ड के लॉगिन हो सके, ठीक है। तो ये भी चीज होती है, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के अंदर आता है। फिर आता है आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर, वेरीफाइज क्रेडेंशियल एंड ग्रांट्स एक्सेस, ठीक है। आईडी पासवर्ड आप डालोगे, सर्वर पर जाएगा, चेक होगा, वापस आएगा। फिर सेशन मैनेजमेंट, फिर आपका जो सेशन होगा वो रिस्टोर किया जाएगा एंड एक सिक्योर सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। ये चार चीजें होती हैं जो कि आपकी ऑथेंटिकेशन सर्विस को अच्छा बनाती हैं। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी थ्रेट्स टू ऑथेंटिकेशन सिस्टम। दिक्कत क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि फिशिंग अटैक हो गया, ठीक है। फिशिंग अटैक से क्या होता है, आपने कब कोई लिंक पर टैप कर दिया है ना, आपका जो भी आपकी आईडी पासवर्ड है वो चले गए, है ना। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि नंबर ऑफ एक पूरी डिक्शनरी होगी, ठीक है, एक पूरी वर्ड फाइल होगी, वो वर्ड फाइल इसमें सारे पासवर्ड्स होंगे जो कि फ्रिक्वेंटली यूज पासवर्ड है, इसीलिए कहते हैं कि फ्रिक्वेंटली यूज पासवर्ड नहीं रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेरिटी, QWERTY, ये एक पासवर्ड हो गया, ये बहुत कॉमन है, तो ये आपकी वर्ड लिस्ट में होगा। अगर आपका पासवर्ड यही है तो एक ब्रूट फोर्स अटैक मारा जाएगा। नंबर ऑफ सीक्वेंस, इस तरह के काफी सारे पासवर्ड्स होंगे जो जाएंगे, एंड जो पासवर्ड आपका मैच कर गया, अगर वो वर्ल्ड लिस्ट में है तो वो मैच कर गया, तो वो आपका जो अकाउंट है वो हाईजैक हो जाएगा। फिर आता है की लॉगिंग मालवेयर, क्रेडेंशियल थ्रेफ्ट, आपके जो क्रेडेंशियल है वो जा सकते हैं, की लॉक्स, ठीक है, एंड सेशन हाईजैकिंग, आपका सिस्टम है वो हाईजैक हो सकता है, या फिर आपका जो सेशन है, करंट सेशन जो है वो हाईजैक हो सकता है। मेजर्स टू इंप्रूव ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल रखो, MFA को, है ना। फिर जो हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट करते रहो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर करके आता है सिस्टम, ठीक है, आप उसको अपडेट करते रहो। यूज इंक्रिप्शन फॉर ट्रांसमिटिंग क्रेडेंशियल्स, जाहिर सी बात है इंटरनेट पे आप कुछ भी शेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो इनक्रिप्टेड हो, ऐसे ही हवा में शेयर नहीं हो रहा है। इंप्लीमेंट अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज, आपने देखा होगा कि अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो वहां पे सेटिंग्स में जाके ऑप्शन होता है कि डिलीट माई अकाउंट इफ
स्टेड अनयूसेज फॉर 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर। इस तरह से 2 ऑप्शंस होते हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि अगर आप 6 महीने से या 1 साल से अगर आपको इसको टेलीग्राम को यूज नहीं कर रहे हो तो आपका जो डेटा है, आपका जो अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इससे कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें होती हैं कि जाहिर सी बात है अगर आप 6-7 महीने से यूज नहीं कर रहे हो तो आपको यूज नहीं करना, तो उनका भी सर्वर पे मतलब में घिर रहा है एंड आपका भी जो डेटा है वो फालतू में पड़ा हुआ है वहां पे। तो उस चीज से बचने के लिए ये सब चीजें होती हैं। अटैक्स ऑन मोबाइल एंड सेल फोन्स। अब जाहिर सी बात है हर चीज में आजकल फोन यूज हो रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन में, बैंकिंग में, सोशल नेटवर्किंग में, हर हर जगह यूज हो रहे हैं। अब उनके एक्सटेंसिव यूसेज की वजह से हमारा जो साइबर क्रिमिनल्स है उनके लिए एक वेलफेयर हो गया है। बहुत ज्यादा अटैक्स बढ़ चुके हैं आजकल। ठीक है, आजकल क्या होते हैं, हैकर्स जो होते हैं वो कंप्रोमाइज करते हैं आपकी सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को एंड फंक्शनलिटी हमारी मोबाइल डिवाइसेस की। अब इससे क्या होता है, हमारा डेटा थेफ्ट, क्रेडेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, अनऑथराइज एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें होती हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा मालवेयर अटैक हो गया, जो कि हमने अभी पहले देखा भी था। ठीक है, घुमा फिरा के वही चीजें हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक क्या है, पहले मालवेयर अभी हमने देखा था। उसमें क्या होता है कि हमारा मेलिशियस एप्लीकेशंस, ठीक है, पहली बात हमने देखा था कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर्स एंड रैंसमवेयर्स, ये सारी चीजें होती हैं वो हमारे मेलिशियस एप्लीकेशंस के थ्रू, मान लो आपने कोई .apk डाल रखी है ना, तो उसके थ्रू आ जाएगी। ईमेल, मान लो कोई ईमेल आया है, फेक ईमेल, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने अनट्रस्टेड डाउनलोड्स रखा हुआ है। फिर आता है हमारा फिशिंग एंड स्मिशिंग। अब फिशिंग और स्मिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है कि जाहिर सी बात है आपको कोई लिंक भेजेगा, आपने वो लिंक पर टैप कर दिया तो आपकी जो वेबसाइट है उसका जो लॉगिन और डेटा है या बैंकिंग डेटा वो चला जाएगा। स्मिशिंग क्या होता है कि बेसिकली जब ये एसएमएस बेस्ड होता है, स्पेसिफिकली एसएमएस बेस्ड होता है। अब देखो, हो सकता है कि आपका जो फिशिंग की जो लिंक है वो ईमेल के थ्रू भेजी जाए, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी किसी के भी थ्रू आ सकती है ना, लेकिन जब वो स्पेसिफिकली एसएमएस के थ्रू आती है उसको हम स्मिशिंग कहते हैं। एसएमएस अगर आपको नहीं पता तो एसएमएस जो मैसेजेस हमारे फोन में आते हैं जहाँ पे हमारा ओटीपी वगैरह ये सब चीजें आती हैं उसको हम एसएमएस बोलते हैं। फिर आता है हमारे ब्लूटूथ अटैक, जो कि हमारे ब्लू जैकिंग एंड ब्लू स्नर्फिंग होती है। ठीक है, ब्लू जैक बेसिकली ये ब्लूटूथ में हमारे जो वही मैंने अभी जो मैं आपको पहले बोला था ना, जब आप बाहर जा रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो अपने ब्लूटूथ को ऑफ करो, वरना ब्लू जैकिंग और ब्लू स्नाफिंग जैसे अटैक्स को इनेबल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वाईफाई अटैक्स, मैन इन द मिडल अटैक हो गया, पैकेट स्नैपर हो गया, डेटा इंटरसेप्शन हो गया। इतने सारे हमारे पास ये हैं। वाईफाई के तो लाइक बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं वाईफाई से। तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करो। WEP या WPA जैसे इस तरह की सिक्योरिटी को ना यूज करो वाईफाई में। ठीक है, अगला है हमारा स्पाईवेयर एंड ट्रैकिंग, कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशन डेटा एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री। ठीक है, जाहिर सी बात है स्पाईवेयर आपकी ये सारी चीजें जो होती हैं कि आप किससे बात करते हो, किससे मैसेज करते हो, क्या मैसेज करते हो, कहाँ 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 जाते हो, ये सारी चीजें आपकी स्पाईवेयर कलेक्ट करता है एंड अपने जो हैकर है उसको सेंड कर देगा। मोबाइल एप्लीकेशन अटैक, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि कैलेंडर का एप्लीकेशन, या मान लो एक कैमरा है, आपने कोई थर्ड पार्टी कैमरा इंस्टॉल किया एंड एक कैमरा का एप्लीकेशन आपका कॉल्स, है ना, कॉल्स का, मैसेजेस का एंड कॉल लॉग्स मांग रहा है, सारी चीज मतलब सारी चीजें मांग रहा है, आपको कैलेंडर का एक्सेस मांग रहा है मे बी। तो आप सोचोगे ना कि यार एक कैमरा को हमारे कॉल्स की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान दे के आप सिस्टम को या फिर कोई भी एप्लीकेशन है उसको परमिशन दो। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन अटैक्स। ठीक है, मोबाइल फोन अटैक्स के इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, वही कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का लॉस, फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, उसके बाद आपका लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड फिर डिवाइस माल फंक्शन और डेटा लॉस। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, इन पर समझाने की क्या ही बात है, आपको समझ में आ गए होंगे ये तो। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं कि जाहिर सी बात है हम पहले भी इस चीज को भी 10 बार पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि इंस्टॉल एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स, यानी कि ऐप स्टोर हो गया आपका, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर, बस यहीं से इंस्टॉल करो। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, ठीक है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो भी है उसको अपडेट रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज करो, पब्लिक वाईफाई पे जाना इग्नोर करो एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मोस्टली देखो ये जो 5 पॉइंट्स है ना हमारे पूरे साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट में, ये 5 पॉइंट ऑलमोस्ट हर जगह 90% ऑफ द जगह 90% ऑफ द जगह यही यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप बस इनको समझ लो, मोस्टली जगह पे आप ये लिख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा मोबाइल डिवाइसेस सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और लैपटॉप्स आजकल, खासकर अगर आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पूरा काम ही इन्हीं पे होता है। अब इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खासकर अगर अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर एक भी डिवाइस कंप्रोमाइज हो गया सिस्टम का, कंपनी का, तो आपकी पूरी कंपनी का डेटा कोई हाईजैक कर सकता है। अभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का है वो डेटा लीक हो गया। ठीक है,
रिसेंटली भी न्यूज़ आई थी कि शायद माइक्रोसॉफ्ट का या शायद गूगल का डेटा लीक हो गया था, है ना। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं, खासकर जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी के साथ हो रहा है, तो फिर जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो तो क्या ही कर सकती हैं, कैसे ही बचाएंगी चीज़ों को, है ना। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाए रखो, ठीक है, और मेक श्योर कि आप पुराने डिवाइसेस ना यूज़ करो वहाँ पे। बट अगेन, जैसा कि मैंने कहा, जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ के चपेट में आ जाती है, तो फिर एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो क्या ही करेगी। यूज़ ऑफ मोबाइल डिवाइस इन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हमारा ईमेल कम्युनिकेशन, कि मोबाइल डिवाइसेस कहाँ का यूज़ होता है हमारे, जो भी वो मोबाइल, देखो मोबाइल डिवाइस का मतलब सिंपल मोबाइल नहीं है हमारा, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड लैपटॉप सब है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मोबाइल डिवाइस का क्या काम है, ईमेल से कम्युनिकेट करना, है ना, एक्सेसिंग कॉर्पोरेट डेटाबेस, ठीक है, कॉर्पोरेट का डेटाबेस जो है वो एक्सेस करना, रिमोट वर्किंग, ठीक है, मान लो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहे हो, आपको गिटहब का एक्सेस दे दिया जाएगा कंपनी के, वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पे आप अपना कमिट या पुश वगैरह मार रहे होगे। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, फिर ऑनलाइन मीटअप्स एंड कोलैबोरेशंस, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें अगर किसी कंपनी पे, आपको ये कंपनी का लैपटॉप है, वहां पे सारे काम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ना कहीं 80% ऑफ द कंपनीज डेटा उस सिस्टम के अंदर है, एंड अगर कोई हैकर उसको एक्सेस कर ले तो उसके तो मजे ही आ जाएंगे। उसके बाद मेजर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन, सबसे पहला आता है हमारा डेटा लीकेज। अब क्या होता है कि मोबाइल डिवाइस में स्टोर सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशनल डेटा सच एज कस्टमर इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, कुछ कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप्स वगैरह जो कि देखो हर कंपनी में अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के जो लैपटॉप्स होंगे, वहां पे सारे फाइनेंशियल, हमारे जो, ये मान लो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का लैपटॉप है, तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जितना भी डेटा होगा वो उस लैपटॉप पे होगा। अब जाहिर सी बात है कि जितना भी यहाँ पे डेटा है, अगर ये डिवाइस हमारा कंप्रोमाइज हो जाए तो उसका डेटा पूरा लीक हो जाएगा। अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा लीक हो जाए तो वो बहुत बड़ा इशू है, राइट। कंपनी बर्बाद तक हो सकती है, वो बिल्कुल बैंकरप्ट तक हो सकती है। फिर आता है हमारा मालवेयर अटैक्स, ठीक है, मान लो किसी कंपनी के, वही सेम सेम चीज है जो कि हमारा मालवेयर अटैक होता है, अगर यहाँ पे जो आपके सिंपल फोन में हो रहा है, यहाँ किसी कंपनी के डिवाइस में हो सकता है। मान लो किसी कंपनी के डिवाइस में स्पाईवेयर आ गया, तो क्या मीटिंग चल रही है, क्या बंदा कर रहा है उसमें, सब चीजें एक हैकर देख सकता है। ट्रोजन्स, रैनसमवेयर, ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। फिर आता है हमारा अनसिक्योर्ड वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या है कि अगर काफी, देखो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं कि पुराने जमाने का वाईफाई रखे होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा फोकस नहीं करते इस चीज पर कि हमें सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे आज भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पुराने जमाने के राउटर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो कोई भी अगर एक हैकर आए वो वहां पर आके सिस्टम का एक्सेस ले सकता है, किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता है बहुत इजीली। MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, इंटरसेप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें वो इजीली कर सकता है। ब्रिंग योर ओन डिवाइस रिस्क, BYOD, हमने पहले भी देखा था कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ एम्प्लॉयज टू यूज पर्सनल डिवाइस फॉर वर्क। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो एम्प्लॉयज को अपने पर्सनल डिवाइस को यूज करने देती हैं काम के लिए। अब इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट इससे सिक्योरिटी रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, देखो अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो कि कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है, तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में, उस जो डिवाइस है, वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है, उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है जिसको आप नॉर्मली ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर जाहिर सी बात है किसी का पर्सनल पीसी है, तो वो इतना सिक्योर नहीं होगा ना, वो जो हमारे जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो नहीं कर सकता, मे बी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। अनऑथराइज एक्सेस, अगर कोई पासवर्ड, जैसे मान लो कि किसी ने ऐसे पासवर्ड रखा हुआ है कि ASDF@123, ये कोई पासवर्ड नहीं होता यार, ये इससे अच्छा तो पासवर्ड आप ना ही रखो, ठीक है। ये वीक पासवर्ड वगैरह जो होते हैं, अगर ये आपने खासकर कंपनीज में रखे हुए हैं तो बहुत दिक्कत है भाई। उसके बाद डिवाइस लॉस और थेफ्ट, जाहिर सी बात है अगर कोई जो लैपटॉप, मान लो कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, वो अपने घर पे कंपनी का लैपटॉप लेके जा रहा है, ठीक है, मान लो उससे खो जाए, तो फिर तो हो गया कल्याण, है ना। लॉस अगर खो गया, किसी ने उसका एक्सेस ले लिया, तो पूरा डेटा कोई चुरा सकता है, राइट। अब सिक्योरिटी मेजर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एमडीएम सर्विसेज को इनेबल करके रखो, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट को, राइट। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन को रखो, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, मेक श्योर कि आपके जो डिवाइसेस हैं वो रेगुलरली अपडेटेड रहें। जो भी एम्प्लॉयज आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, मेक श्योर आपको उसको सिक्योरिटी ट्रेनिंग दो उन सब लोगों को। एंड रिमोट लॉकिंग आपके पास इनेबल होनी चाहिए कि इनकेस अगर आपका डेटा अगर आपका सिस्टम खो जाता है, तो आप इसको रिमोटली लॉक कर सको या डेटा को वाइप कर सको। ये एक चार्ट है जो कि हमारा दिखा रहा है कि यूसेज क्या है हमारा मोबाइल डिवाइसेस का ऑर्गेनाइजेशंस में। तो कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेनराइजेशन, OS मैनेजमेंट, अपडेट मैनेजमेंट, रिमोट कंट्रोल, लोकेशन हिस्ट्री, जियो फेंसिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स,
डिवाइस ऑनबोर्डिंग, असेट मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड ईमेल मैनेजमेंट। ठीक है, इतनी सारी चीजें होंगी। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या है जिससे हम मोबाइल डिवाइस को हैंडल कर सकें। अब देखो जाहिर सी बात, जैसा कि नाम बोल रहा है कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसको यूज करने के लिए एंड कॉर्पोरेट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं जो कि आप डिवाइसेस में करते हो, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फॉर हैंडलिंग मोबाइल डिवाइसेस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे पहले तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क को कम से कम करता है, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को बचाता है, एंड जो हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन है उनको कॉन्फिडेंशियल रखता है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बचाए रखता है, डेटा इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी को बचाता है, एंड कंप्लायंस, इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी पॉलिसीज। ठीक है, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, घुमा फिरा के एक से पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हो। आपको बेसिकली इतना इंश्योर करना है कि आप जो हेडिंग्स हैं मेन मेन उनको याद कर लो, बाकी अंदर तो आप बना ही लोगे, राइट, पूरा तो आप याद करके जा नहीं सकते। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस यूज एमडीएम सिस्टम टू, ये क्या है हमारा की ऑर्गेनाइजेशन मेजर। सबसे पहले है हमारा एमडीएम सिस्टम। एमडीएम सिस्टम क्यों होता है? ताकि आपका जो मोबाइल डिवाइस है किस नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या क्या पैकेट्स आपके आ रहे हैं, उस चीज को ऑब्जर्व किया जा सके। कंट्रोल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशंस, यानी कि जो भी आपके डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल किया जा सके कि आप क्या एक्सेस कर पा रहे हो, क्या एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपना टैब प्रोवाइड करते हैं, और आपने सुना होगा उन टैब में आप उनके कोर्सेज के अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। वो एमडीएम की वजह से हो पाता है, क्योंकि वो पूरे डिवाइस का जो कंट्रोल है खुद ले लेते हैं, बस वो इंश्योर करते हैं कि बस आप इतना ही कर सकते हो, एंड आप क्या कर रहे हो कि वो देख पाएंगे। इन्फोर्स सिक्योरिटी पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज को इन्फोर्स किया जाए। मैनेज एप्लीकेशंस रिमोटली, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको रिमोटली एक्सेस किया जाए, जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो देख सकें एंड वो उसको मैनेज कर सकें। अगर आपने कोई उल्टी सीधी परमिशन दे दी तो वो ठीक कर दें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज। अब जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखो, एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगाओ। ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह, जो कि जाहिर सी बात है कि अगर आपका फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है तो आपको इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी कि आप बार बार पासवर्ड डाल रहे हो, आप इजीली एक बार में अपना काम कर सकते हो। इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है एंड अगेन ईज भी बढ़ता है। फिर आता है हमारा डेटा इनक्रिप्शन। जितना भी डेटा आपके डिस्क में स्टोर्ड है, आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, उसको इनक्रिप्टेड रखो। ठीक है, इनक्रिप्शन को हम अभी देख चुके हैं पहले क्या होता है, अगर आपको नहीं आता, भूल चुके हो, फिर से वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा इनक्रिप्शन क्या होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन शुड अलाउ इंस्टॉल ऑफ ट्रस्टेड एप्लीकेशन ओनली। अब जाहिर सी बात है कि जो एपीके फाइल्स होती हैं, जो बेमतलब की एपीके फाइल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे एप्लीकेशन इस तरह के होते हैं जो बेमतलब में गैम्बलिंग वगैरह करवाते हैं, राइट, इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो वाली उस तरह की एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपका डेटा हमेशा चुराएंगे ही चुराएंगे। मॉनिटर ऐप परमिशन एंड यूसेज, कि जो भी आपने ऐप परमिशन दे रखी है ऐप्स को, उसका यूसेज। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड और मैलिशियस एप्लीकेशंस, जितने भी अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या फिर मैलिशियस एप्लीकेशन है उसका जो एक्सेस है उसको लिमिट करना। फिर सिक्योर नेटवर्क एक्सेस, ठीक है, एम्प्लॉय शुड कनेक्ट ओनली टू सिक्योर नेटवर्क सच एज कॉर्पोरेट वाईफाई एंड वीपीएन। ठीक है, मेक श्योर कि आप अपना खुद का वीपीएन ले रखा हो, कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कंपनीज अपना खुद का वीपीएन एंड अपना खुद का कॉर्पोरेट वाईफाई लगा के रखें। रिमोट लॉक एंड डेटा वाइप, बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ये चीज़ इनेबल करनी चाहिए कि उनका जो भी डिवाइस अगर खो जाए तो उसे वो रिमोटली लॉक कर सकें एंड उनका जो सेंसिटिव डेटा है उसको डिलीट कर सकें। एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए कि मेक श्योर कि अगर जैसे कोई कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहा है तो उसे किस तरह से यूज़ करना है, कैसे सेफली इंटरनेट को सर्व करना है, कैसे कैसे कुछ चीज़ें लिमिटेड करके रखनी है, उसकी पूरी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है? मोबाइल सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। अगेन यहाँ पे मोबाइल का मतलब हमारा बस मोबाइल फोन नहीं है, सारे जो हमारे टैब हो गया, हमारा पीसी हो गया, ठीक है, ये पीसी हो गया, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे मोबाइल सिक्योरिटी में आ जाती हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्टेड रहे, एंड रिड्यूस चांस ऑफ रिस्क, रिड्यूस रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। ठीक है, बेटर कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस। ठीक है, साइबर अटैक्स का साइबर अटैक्स का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है उसका हमारे पास बेटर कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मेजर्स इन द मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। अब देखो ये भी वही सेम सी चीजें जो हमने पहले पढ़ी है, इसमें क्या है कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो कि हमें मोबाइल कंप्यूटिंग एरा में सिक्योरिटी के लिए हमें यूज करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि हमें स्टेब्लिश करनी चाहिए, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप पढ़ सकते हो पूरी थ्योरी इससे, एंड जाहिर सी बात है जब एक में आएगा आपको पूरा इस तरह से लिख के आना पड़ेगा। मैंने आपको सिंपली समझा दी ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें एंड आप बना सकें। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें। दिस पॉलिसीज हेल्प टू
इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आपको याद होगा CIA ट्रेड, CIA ट्रेड, ठीक है। वैसे हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे वैसे, लेकिन आपको नहीं आता तो बस सीधी सी बात है, CIA ट्रेड का मतलब होता है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। CIA ट्रेड से क्या होता है कि जो डेटा है हमारा एंड जो प्रॉपर सिक्योरिटी है वो स्टेबलाइज्ड रहती है, ठीक है। CIA ट्रेड हमने यूनिट 1 में भी थोड़ी देखी थी, आगे आके भी हम और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। नीड फॉर सिक्योरिटी पॉलिसीज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। अब मोबाइल डिवाइस जो है वो इजीली लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। मोबाइल डिवाइस जो हमारे होते हैं, हमारा मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ये इजीली लॉस हो सकता है। एम्प्लॉयज़ में कनेक्ट टू अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क, क्या क्या होता है कि मान लो आपके पास टैबलेट है, पब्लिक वाईफाई पे जाके बैठ गए एंड अपना ऑफिस वाला जो काम है वो वहाँ उस पर जाकर करने लगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो डेटा है वो अनसिक्योर तो हो ही गया। अब मोबाइल एप्लीकेशंस में मालवेयर भी हो सकते हैं, राइट। सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशनल डेटा में बी एक्सपोज्ड, राइट। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। अब सिक्योरिटी पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो हमारा MDM, हम पढ़ के आए हैं, वही सेम सी चीज़ है MDM, ठीक है। इसको बार बार क्या ही पढ़ना। इसके बाद आता है हमारा BYOD पॉलिसीज, ठीक है। वही सेम है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, बस इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया BYOD। हमने पहले देखा था क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो अपने फोन्स होता है, फोन या फिर अपने कोई भी खुद का जो हमारा डिवाइस होता है उसको लाने अलाउ करती हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या अब देखो BYOD पॉलिसीज क्या डिफाइन करती हैं कि आपका जो पर्सनल डिवाइस जो आप लेके आ रहे हो काम करने के लिए, उसमें क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए, और कौन कौन से एप्लीकेशन में होने चाहिए, कोई कौन कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड डेटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। BYOD पॉलिसीज करके इस तरह से होती है एक। उसके बाद हमारा एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन, जो भी हमारा कॉर्पोरेट है, जो भी हमारी कंपनी है, उसका जो डेटा है वो मेक श्योर कि यूजर ही एक्सेस कर रहा है, ठीक है। उसका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए एंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या होती है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। इंक्रिप्शन करना, जो कि आपका फोन है आप उसको, या फिर जो भी आपका सिस्टम आप यूज कर रहे हो ऑफिस के साइड से वो इंक्रिप्टेड हो, ठीक है। रेगुलर बैकअप्स हो एंड सिक्योर डेटा स्टोरेज हो। उसके बाद आप अपने जो भी सिस्टम को यूज कर रहे हो, ठीक है, भले ही आप अपना पर्सनल सिस्टम यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें VPN जो कि आपका कॉर्पोरेट का VPN आपको वो मिलना चाहिए। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए। फायरवेल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं, आप उन्हीं को अपने फोन में रखो, ये नहीं कि बेमतलब कि आपने APK भर रखे हैं। एम्प्लॉय अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है। जाहिर सी बात है अपने जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अपना प्रोग्राम रखो, उन्हें बताओ कि क्या क्या, मतलब ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप उनको अवेयर करवाओ। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं यार, घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें हैं, आप सिंपली इसको एग्जाम में लिख सकते हो। आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ सेम सेम सी चीज़ें हैं, इसीलिए कभी कभी दिमाग में खिचड़ी बन जाती है, दैट्स फाइन। सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या मेजर्स जो है वो इंप्लीमेंट किए गए हैं। सबसे पहले डिवाइस इंक्रिप्शन है ना, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, डिवाइस लॉकिंग, रिमोट डिवाइस लॉकिंग एंड डेटा वाइपिंग, वही सेम चीज़। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ मोबाइल डिवाइस यूसेज। उसके बाद रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स एंड पैच मैनेजमेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस यूनिट। आई होप आपको यूनिट समझ में आई होगी, ठीक है। पूरी थ्योरेटिकल यूनिट थी, ऐसा कुछ खास इसमें था नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड जो हेडिंग्स हैं, जो मैंने ग्रीन पेन में लिखी हुई हैं वो हेडिंग्स हैं, एंड जो ब्लू पेन से लिखी हुई हैं वो मेन जो पॉइंट्स हैं वो आप इन्हें याद रखो। उसके बाद जाके अंदर का डेटा तो आप बना ही लोगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कोई याद नहीं रख पाता इतना कुछ, बट आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। एंड ये वैसे भी आप ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। एज अ IT स्टूडेंट आप इस सब चीज़ों के बारे में अवेयर होने चाहिए। एंड जो लोग अवेयर नहीं है, जैसे हमारे घर वाले हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होती अक्सर ये चीज़ें। हमारे मम्मी पापा हैं, वो इतने वाइज नहीं होते कि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता, बट उनके पास फ़ोन वगैरह होता है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें जाके समझाएं कि पापा ऐसे नहीं करते या मम्मी ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पे आके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।